स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। JCERT रांची से मैं नीतू कुमारी हमारा रेडियो हमारी पाठशाला कार्यक्रम के तहत आज आपके लिए भारत में आयुर्वेद चिकित्सा इस विषय पर कुछ रोचक जानकारी लेकर आई। हमें यह मालूम है कि एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। आज पूरी दुनिया स्वस्थ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्वस्थ संरक्षण का मतलब है मैं बीमार ना हूँ से आगे बढ़कर यह सोचना कि किस तरह हम अपनी स्वास्थ्य क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं। आज विश्व का पूरा ध्यान इन्हीं 2 विषयों पर केंद्रित है और इस मकसद को पाने के लिए दुनिया जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है वह है योग और आयुर्वेद का रास्ता। आज कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया, विशेषकर भारत को अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को फिर से महत्व देने के लिए विवश कर दिया है। इसी लिहाज से यह आश्चर्य की बात नहीं कि आज कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आयुर्वेद भी शामिल है। आयुर्वेद संस्कृत के 2 मूल शब्दों आयुर और वेद से मिलकर बना है। यहाँ आयुर का अर्थ है जीवन या दीर्घ आयु और वेद का अर्थ है विज्ञान या पद्धति, यानी आयुर्वेद का अर्थ है जीवन जीने या जीवन को दीर्घायु बनाने की पद्धति। आज लोग एलोपैथिक थेरेपी के साइड इफेक्ट से तंग आकर आयुर्वेदिक उपचार में रुचि दिखा रहे हैं। लोग सौंदर्य प्रसाधन से लेकर भोजन और आहार तक के लिए हर्बल उत्पादों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सुबह के व्यायाम, योग, खान पान और उपचार में आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह अब आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान या साइंस ऑफ लाइफ के रूप में देखा जा रहा है। आयुर्वेद एक समग्र जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को निरोग जीवन की ओर प्रेरित करती है। व्यक्ति को आहार विहार और रहन सहन के कुछ नियमों द्वारा व्याधि रहित कर सकते हैं। आयुर्वेद इन्हीं नियमों पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति भी है जो प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैदिक शास्त्र पर आधारित है। आज दुनिया भर की तमाम वैज्ञानिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद से प्रभावित हैं। आयुर्वेद का इतिहास हजारों साल पुराना है। आयुर्वेद का आरंभ ब्रह्मा ने किया। सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद के इतिहास के विषय में जिक्र मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता की रचना सृष्टि के सृजन से पहले ही की और इसी ब्रह्म संहिता में आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। इस संहिता में बताया गया है कि धन्वंतरी ने वाराणसी में एक पौराणिक राजा के रूप में अवतार लिया और उसके बाद कुछ बुद्धिमान चिकित्सकों और खुद आचार्य सुश्रुत को आयुर्वेद और दवाइयों के विषय में ज्ञान दिया।
इस तरह से आयुर्वेद की पहुंच मानव चिकित्सा तक सुनिश्चित हो सकी। आयुर्वेद का ज्ञान पहले भारत के ऋषि मुनियों के वंशों से मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया और उसके बाद उसे 5000 वर्ष पहले इकट्ठा करके उसका लेखन किया गया। आयुर्वेद पर व्यवस्थित रूप से सबसे पुराने ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय आदि हैं। ये ग्रंथ अंतरिक्ष में पाए जाने वाले 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जो हम पर प्रभाव डालते हैं उसके विषय में बताते हैं। ये ग्रंथ स्वस्थ और आनंदमय जीवन के लिए इन 5 तत्वों को संतुलित रखने के महत्व को समझाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक मनुष्य के शरीर में 3 जैविक तत्व होते हैं, वात यानी वायु तत्व, पित्त यानी अग्नि तत्व और कफ यानी पानी। शरीर के भीतर इन तीनों तत्वों का उतार चढ़ाव लगा रहता है और इन्हीं पर शरीर का स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। इन तीनों तत्वों को त्रिदोष कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार कफ, पित्त और वायु तीनों दोष हमारे आहार विहार और भोजन के संतुलन असंतुलन से प्रभावित होते हैं। वायु तत्व के असंतुलन के कारण पेट फूलना, गठिए की समस्या यानी अर्थराइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पित्त यानी अग्नि तत्व में ऊर्जा की शक्ति को देखा जाता है। इसके असंतुलन से ज्वर की समस्या पैदा हो सकती है। वहीं शरीर में कफ की अधिकता से सर्दी, जुकाम, खांसी आदि जैसी व्याधियां पैदा होती हैं। भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। आयुष मंत्रालय लगभग 5 लाख आयुर्वेद चिकित्सकों, 256 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों, 2400 से अधिक आयुर्वेद अस्पतालों और सैकड़ों आयुर्वेद फार्मेसियों की देखरेख करता है और शिक्षा, अनुसंधान और संरक्षण एवं औषधीय पौधों के संरक्षण आदि की दिशा में काम करता है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के क्रम में साल 2017 में मंत्रालय ने अपने प्रमुख संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का दिल्ली में उद्घाटन किया। इसी बीच एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। केरल की कोट्टल आर्य वैद्यशाला विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद केंद्र है। आयुर्वेद की प्रभावशीलता और सुरक्षित चिकित्सा ने लोगों को सदियों से आकर्षित किया है और इसने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रकृति पर आधारित होना इसकी सबसे बड़ी महत्ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों और दैनिक जीवन पद्धति पर आधारित होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा का कोई अन्य दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स नहीं है। कुछ घरेलू नुस्खे तो हमारी रसोई में ही उपलब्ध होते हैं। हल्दी दूध पीना, हल्दी, लौंग, अदरक, तुलसी पत्ता डालकर बनी काढ़े से इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के उपाय अपनाना। वर्तमान समय में फैले कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने में कारगर सिद्ध हो रही है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आयुर्वेद ने सीमित साधनों और सीमित सरकारी संरक्षण के बावजूद भी अपनी जड़ें मजबूत की हैं और यह चिकित्सा पद्धति फल फूल रही है। भारत को आयुर्वेद के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आयुर्वेद से संबंधित इस जानकारी से हम लोग लाभान्वित होंगे। रोचक जानकारियों की श्रृंखला के अगले अंक में मैं नीतू कुमारी ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियाँ लेकर पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।